जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं नितिन यादव। देखिए दोस्तों, आजकल एक घटना, एक बात आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे मीडिया में, वो है ईडी। ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने उसके घर पे छापा मारा, ईडी ने फलाने राज्य के फलाने राजनेता पर छापा मारा। तो क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि ईडी क्या है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसे क्या क्या अधिकार, क्या क्या शक्तियाँ होती है, और इसका पूरा एक बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिए कि मैंने कईयों बार आपको क्लास में कहा है कि बिना न्यूज़पेपर की रीडिंग किए आप लोगों की तैयारी जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। उसी बात को मैं यहाँ पर फिर से दोहराऊंगा, फिर से जोड़ूंगा। क्योंकि ये जो ईडी है, इसका मामला लगातार जो है पिछले कई दिनों से, या कहना चाहिए कि कुछ महीनों से, है ना। आप देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड, है ना, जो कि एक समाचार पत्र है आज़ादी के समय का, जो नेहरू जी ने स्थापित किया था और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इसके ऊपर भी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा और उसकी जांच भी ईडी कर रही है। आपने संजय राउत को अभी कुछ दिनों पहले देखा, संजय राउत जो कि राजनेता हैं, महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रमुख नेता हैं। साथ ही हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले देखा था कि जो एक पार्थ चटर्जी है ना, पार्थ चटर्जी करके एक ये भी राजनेता है, कैबिनेट मंत्री थे तृणमूल कांग्रेस की सरकार में पश्चिम बंगाल में। ये और तमाम इस प्रकार के जो केसेस हैं जहां पर वित्तीय अनियमितता या वित्तीय भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का वित्तीय अपराध उसका आरोप लगा है, उसकी जांच कौन करते हुए पाया गया है या किसने उसकी जांच की है? प्रवर्तन निदेशालय ने या ईडी ने। आइए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ईडी क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ईडी होता क्या है। तो कई सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, मैंने आप लोगों को देखा, जिन केसेस के नाम बताए हैं मैंने आप लोगों को, वो सारे के सारे काफ़ी हाई प्रोफाइल केस इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार से संबंधित देखे गए हैं और बड़े बड़े नामचीन लोगों से, या जिनको कहा जाता है वाइट कॉलर, उनसे जुड़े हुए ये अपराध जो कि आर्थिक अपराध है, आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनकी जांच करने का जो कार्य किया है ईडी ने किया है। और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है वर्तमान में। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी। ये ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय या ईडी है, ये इसका संबंध केंद्र सरकार से है, या ये केंद्र सरकार में ही वित्त मंत्रालय में एक विभाग है जिसको हम कहते हैं राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही दोस्तों ये एक भाग या उसके अधीन ये काम करता है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये एक वैधानिक संगठन है, वैधानिक संगठन है या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन एक अधिनियम के आधार पर 1956 में किया गया था। वो बात हम लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन इसके पहले यदि आपसे पूछा जाए कि जब इसका गठन नहीं हुआ था, तब इसके पहले ये मामला या इस प्रकार के आर्थिक अपराधों की जांच किसके द्वारा की जाती थी, तो शुरू में ये एक एजेंसी के रूप में आरबीआई के अधीन था। बाद में एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने जानी। यह एजेंसी भारत में विदेशी संपत्ति मामला, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच करती है। देखिए, ये तीनों जो शब्द हैं आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये क्या है। विदेशी संपत्ति का मामला, विदेशी संपत्ति का मतलब होता है विदेशी धन का या फॉरेन जो एक्सचेंज होता है उस, या जो फॉरेन लेन देन होता है विदेशी मुद्राओं के द्वारा या विदेशी मुद्राओं के माध्यम से कहना चाहिए, तो उनसे संबंधित यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी ये जांच कर सकता है। धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? एक तरीके से काले धन को सफ़ेद बनाने की, है ना, काले धन को वैध करने की जो अनधिकृत प्रक्रिया होती है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो धन शोधन कहलाती है। आय से अधिक संपत्ति, आप लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा निकलता है कि भाई, जैसे एक इत्र वाला निकला था, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि उसके पास वो स्कूटर से चलता था, एक फटी पुरानी चप्पलें पहनता था, पुराने कपड़े पहनता था, और उसके यहाँ से करोड़ों रुपया निकला और इतने ही सोना भी निकला था उसके यहाँ से। तो इस प्रकार के मामलों की ये जांच भी करता है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत है। और अब
आपको याद रखना है कि इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, इसके रीजनल कार्यालय भी हैं। वो कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। तो इस तरीके से ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। आइए आगे देखेंगे कि आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है, यानी कि इसका जो गठन किया गया है वो एक कानून के आधार पर किया गया है ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये एक वैधानिक संगठन है, यह आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख होते हैं, यानी कि इसके जो अध्यक्ष कह लीजिए, जो इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवर्तन निदेशक। यह इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा, आप जानते हैं कि यह एक केंद्रीय सेवा होती है। इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, यानी कि ये भी जो सेवा होती है एक प्रकार की केंद्रीय सेवा है, यूपीएससी के थ्रू इसका चयन होता है। इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, इन सभी अधिकारियों से मिलकर ये बनता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ईडी में जो नियुक्तियां होती है वो किन अधिकारियों की नियुक्तियां होती है, तो इन सभी प्रकार के सर्विसेज से लिए जाते हैं अधिकारी, और कहीं कहीं प्रमोशन के द्वारा भी जो है अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की तैनाती या अधिकारियों की कहना चाहिए पद स्थापना वो ईडी में हो सकती है। आइए आगे बात करेंगे हम लोग। इसके इतिहास की बात करें, इसके गठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ये डेट आपको मालूम होना चाहिए, एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और किसके आधार पर? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947, जैसे फेरा आप लोग जान लीजिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत है ना ये की गई थी। और जब ये इसका गठन किया गया था इस एक्ट के द्वारा, तब ये आरबीआई के अधीन था। अभी ये आरबीआई से स्वतंत्र एक स्वायत्त निकाय है जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि जब इसका गठन हुआ था तब ये आरबीआई का अंग था। वर्तमान में ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। तो यही इसमें आप लोगों को खास तौर से देखना भी चाहिए। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया, यानी कि इसका जो नामकरण ईडी हुआ था वो 1957 में हुआ था। वो मद्रास में इसकी एक और शाखा भी खोली गई थी उस समय पर। यह भी एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब इसके अधिकारों की यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसको जितने भी अधिकार मिलते हैं, चूँकि हम लोगों ने कहा कि एक वैधानिक संगठन है, चूँकि हम लोगों ने क्या कहा, यह एक वैधानिक संगठन या एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो इससे जितनी भी शक्तियाँ और अधिकार मिलते हैं वो 3 कानूनों से मुख्य रूप से मिलते हैं। कौन कौन से वो 3 कानून हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक कानून है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना, ये 1999। दूसरा जो एक्ट है दोस्तों वो कहलाता है प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और जो तीसरा एक्ट है वो भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। ये 3 ऐसे कानून हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के रखना है इन चीज़ों को कि ये तीनों जो कानून है, फेमा 1999, PMLA यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, ये तीनों अधिनियमों के अधीन या कहना चाहिए कि इनके उल्लंघन से संबंधित मामलों में कार्रवाई करना या जांच करना जो है वो ईडी का कार्य होता है, या ये अधिकार ईडी को इन कानूनों से प्राप्त होते हैं। तो ये अधिकारिता वाली बात आप लोगों को जो यहाँ लिखी हुई है वो मैंने आप लोगों को वैसे ही स्पष्ट कर दी है। ये फाइल आप लोग जरूर पढ़िएगा, वैसे मैंने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया है। आगे की यदि बात करें तो इसके जो कार्य होते हैं, है ना, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या क्या काम करता है। देखिए, तो ईडी फेमा, अब फेमा का अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या फुल फॉर्म होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। ये कब आया था? 1999 में। यानी कि जो फेमा है या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, इसके उल्लंघन यानी कि देखिए विदेशी मुद्रा का जो लेन देन होता है, विदेशी मुद्रा का जो लेन देन होता है, यदि वह अनधिकृत पद से किया जाए, किससे किया जाए? अनधिकृत तरीके से किया जाए, तो इस अनधिकृत तरीके से इसको करने से, जैसे मान लीजिए कि आप और मैं दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं,
तो आप अमेरिका में हो और मैं भारत में हूँ और मुझे आपको, मेरे पास रुपया है और मुझे आपको डॉलर में पेमेंट करनी है, तो अगर मैं आरबीआई के थ्रू या एक ऑथोराइज्ड चेन से करूँगा तो मेरे इनकम सोर्स का पता भी लग जाएगा, है ना, और मुझे उसका पता बताना भी पड़ेगा कि मैंने इतना पैसा कहाँ से कमाया। तो इससे बचने के लिए इस टैक्सेशन, इस रेवेन्यू सिस्टम को ब्रेक करके मैं क्या करता हूँ कि किसी एक, जो कहना चाहिए कि एक अनऑथोराइज्ड या एक अवैध जो एक तरीका होता है, उस तरीके से यदि मैं आपको यहाँ से पैसा भेज रहा हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के थ्रू, तो ये जो व्यापार होता है इसको हवाला कहते हैं। और इससे क्या होता है कि देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, विदेशी मुद्रा फंड को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि विदेशी मुद्रा फंड का संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना ईडी का काम होता है इस एक्ट के तहत। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब भी इसके उल्लंघन से संबंधित सूचना मिलती है तो केंद्रीय और राज्य सूचना अभिकरणों, शिकायतों आदि से प्राप्त करके ये इसकी भी जांच करता है। ये आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है। यह हवाला, फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग, निर्यात प्रक्रियाओं का पूरा न होना, विदेशी विनिमय का गैर प्रत्यावर्तन तथा फेमा 1999 के तहत उल्लंघन करने पर मामले की जांच और निर्णय लेता है। हवाला वो होता है जो अभी मैंने आपको बताया, जो मैंने अनधिकृत चेन से, मान लीजिए वही उदाहरण हम फिर से लें कि आप अमेरिका में और मैंने यहाँ आपसे कोई चीज़ खरीदी और मैंने यहाँ से पेमेंट करनी है किसी दूसरे के थ्रू, जिससे क्या होगा कि सरकार को इसका भनक भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे हवाला कहा जाता है, और ये एक प्रकार का गैर कानूनी व्यापार है जो कई सारी एजेंसियां और कुछ व्यक्ति जो है, कुछ सारी संस्थाएं ये काम करती है और इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेती है सरकार यदि ये पकड़ में आ जाते हैं तो। बहुत बड़ा अपराध होता है जिससे कि एक शेडो इकोनॉमी का निर्माण हो सकता है। अब ये शेडो इकोनॉमी क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। शेडो इकोनॉमी जो होती है इसको आप एक छाया अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, यानी कि जैसी एक अर्थव्यवस्था तो चल रही है जो हमें सामने से दिख रही है, लेकिन एक अर्थव्यवस्था जो कि सरकार की नज़र में नहीं है, छुपी हुई है, और इसी की वजह से सरकार के महंगाई को कंट्रोल करने के, मूल्यों को नियंत्रित करने के और जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित उपाय होते हैं वो विफल हो जाया करते हैं और सरकार की नीति को बहुत बड़ा आघात लगता है इस वजह से, इस शेडो इकोनॉमी की वजह से। और हवाला आदि ये जो जितने भी चीज़ें आपके सामने लिखी है ये सब शेडो इकोनॉमी का निर्माण करती है और उसको आगे बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत दंड वसूली करता है, इसके लिए वह नीलामी इत्यादि प्रक्रिया का अनुपालन करता है। यदि किसी प्रकार के आर्थिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ इस चीज़ पर, किसी आर्थिक अपराध में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए ईडी की जांच में, है ना, तो उससे 2 गुना अधिक जुर्माना ईडी के द्वारा जो है उस पर आरोपित किया जा सकता है और इसके लिए उसकी संपत्ति को नीलाम भी किया जा सकता है। ये चीज़ भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। अब ईडी की क्या भूमिका है इस प्रकार के भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराधों को कम करने में, तो इसकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक विशेष जांच एजेंसी है जो यदि अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करती है तो ये मनी शोधन, जो मैंने अभी मनी लॉन्ड्रिंग कहा था, ब्लैक मनी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो निष्पक्ष जांच करके उनको कानून के अनुसार ये दंडित भी करा सकती है। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ईडी है वो केंद्र की एजेंसी है और इसके द्वारा यदि किसी गैर या विपक्षी दल की राज्य सरकार के से या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर यदि उसके खिलाफ यदि जांच की जाती है तो ईडी को या ईडी के गलत इस्तेमाल का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है राज्यों के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा, तो ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़ा हुआ भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जो एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए खास तौर से इंटरव्यू और ख़ास तौर से मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि आप इससे संबंधित सामग्री को पढ़ते रहिए, लगातार न्यूज़पेपर के संपादक ही पढ़ते रहिए दोस्तों, और अपनी तैयारी को आप काफ़ी बड़ा आयाम दे सकते हैं और अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप लोग बने रहिए फोर्स एकेडमी, फोर्स सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद दोस्तों।